Hello students, we are going to start chapter number 5 bio chapter cell the fundamental unit of life। इससे पहले जो दो पार्ट हैं हम पहली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं इससे पहले आप दो पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपको यहाँ से ये कुछ एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उसको देखना आपका ज़रूरी है। तो वहाँ से चेक कर लीजिए एक बार आप। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल के जो सेंटर पार्ट है एक डाउन कलर ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने बोला कि जब भी हमने ओनियन पील लिया था वहाँ पे हमने एक न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था सेल्स के अंदर। अगर उसके ऊपर हम डाई डाल दें, डाई मतलब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बात की है आयोडीन सॉल्यूशन की। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के, वो हम आराम से नज़र आएंगे, उनको हम आसानी से देख पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। किसको? जो हमने पील यूज़ की है उसको डाई करने से क्या होगा, जो पार्ट्स हैं हमारे वो हमें अलग से नज़र आएंगे। तो यही बताया गया इसमें आपको। आयोडीन की जगह आप कौन से सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, सैफरनिन सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लिखा हो ना आपका, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनिन सॉल्यूशन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। क्या करने के लिए? सेल्स को स्टेन करने के लिए। स्टेन का मतलब है कलर करने के लिए। अगर आपको सेल को कलर करना है, न्यूक्लियस को कलर करना है, साइटोप्लाज्म को कलर करना है, जैसे कि आपको मान लिया कपड़ों को कलर करना है तो आप क्या डालते हो, डाई डालोगे। और इसी तरह अगर आपको सेल्स को कलर करना है ताकि वो आराम से हम ऑब्जर्व कर पाए उन सेल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर डाई डालनी पड़ेगी। और कौन सी डाई हम यूज़ करते हैं सेल को डाई करने के लिए? आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनिन सॉल्यूशन एंड मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हैं, डाई है। अब चेक कीजिए आगे क्या है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसके बाहर क्या है, हमारी दो लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर है वो तो कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब है उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो होल्स क्या करेंगे, अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। मतलब जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, अगर सेल के बाहर साइटोप्लाज्म को उनकी ज़रूरत है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर देंगे उन मटेरियल को। और अगर साइटोप्लाज्म से किसी चीज़ की ज़रूरत न्यूक्लियस के अंदर पड़ गई है तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर देगी। जैसे देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर की लेयर है, ये पोरस है। पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स हैं। अगर किसी चीज़ की न्यूक्लियस के अंदर जरूरत पड़ी है तो कहाँ से जाएगा, साइटोप्लाज्म से जाएगा आपका, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर न्यूक्लियस से किसी चीज़ की बाहर ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो एंट्री है ये होगी किसके थ्रू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो आउटर लेयर है वो कैसी है, पोरस है। उसके बाद न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर मेन क्या चीज़ है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस शेप के हैं, रोड शेप। जैसे कि मैं एक क्रोमोसोम का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। मतलब जो न्यूक्लियस जो हमने अंदर वाला पार्ट किया था, ये पूरा सेल है, तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स का काम क्या है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर जैसे मान लिया कि आपके पेरेंट्स से कोई इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर सेंड करनी है तो वो कौन करते हैं ये काम, मतलब जो जेनेटिक्स का काम है वो कौन करते हैं, वो काम करते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि ये इसकी जो शक्ल है किसके ऊपर मिलती है, पापा के ऊपर मिलती है, मम्मी के ऊपर मिलती है, तो वो किसके बेस पे बोल पाते हैं हम, क्योंकि जो डीएनए है हमारे पेरेंट्स का हमारे अंदर आया है। और डीएनए किसके साथ आया है, हमारे क्रोमोसोम्स के फॉर्म के अंदर आया है। और जो क्या करते हैं, जो करैक्टर्स है एक जनरेशन के उससे को दूसरी जनरेशन के अंदर पास करते हैं। तो ये काम किसका है, हमारे क्रोमोसोम्स का। अब उसके बाद है जो क्रोमोसोम्स है वो किस चीज़ के बने होते हैं, क्रोमोसोम एक तो अभी डीएनए की बात की थी हमने, और उसके अलावा क्या है, प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए करता है कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। डीएनए हमारे जो सेल्स हैं उसको बनाएगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मतलब उसको अरेंज करेगा कहाँ पे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। अब जो डीएनए है उसकी फंक्शनल जो सेगमेंट है, जैसे कि डीएनए का डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, इसके जो यहाँ पे जो फंक्शनल सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को जीन्स बोला जाता है।
इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट इन द एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अगर मान लिया हमारे सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, तो जो हमारा डीएनए है वो किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या है, एक तरह से ये धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे अनटेंगल मास, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड शुरू कर दिया तो हमें नजर आने वाले हैं क्रोमोसोम्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन नहीं हुई है तो हमें इस तरह का जो स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन मटेरियल नजर आएगा। अगर डिवीजन नहीं हुई है, अगर डिवीजन हो गई है तो हमें प्रॉपर क्रोमोसोम्स वहाँ पे नजर आएंगे। तो यही बताया गया आपको, व्हेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल्स ने डिवीजन करना शुरू कर दिया है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पे क्रोमोसोम्स के अंदर। किसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर। और भी बात की थी हमने, क्रोमोसोम्स क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट्स से उसके जो बच्चे हैं उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो उसके बाद देखिए रोल बताया गया है यहाँ पे, न्यूक्लियस का क्या रोल है। न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल को रिप्रोडक्शन करवाना मतलब एक सेल से दो सेल बनाने हैं, सेल को डिवाइड करवाना है, तो ये मेन काम करता कौन है, सेल को डिवाइड करवाने का ये काम करता है न्यूक्लियस। जैसे देखिए एक सेल है हमारा, जैसे ये सेल है, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होना शुरू होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियस के दो हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा ये साइटोप्लाज्म हिस्सा था इसके भी दो हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, यहाँ पे दो सेल। तो न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड करा, और एक सेल से हमारे कितने सेल बन गए हैं, दो सेल बन गए हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म है उसके डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और एक सेल से कितने सेल बन गए, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, एक सेल था हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर और अभी दो सेल बन गए हैं। मतलब सेल को क्या करवा दिया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवा दिया है सेल की, एक सेल से दो सेल बना दिए। और ये काम किसका है, हमारे न्यूक्लियस का। द प्रोसेस बाई विच ए सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, एक सेल डिवाइड करेगा और कितने नए सेल बन जाएंगे हमारे पास, दो नए सेल। इट ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड वट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब सेल का रिप्रोडक्शन तो करवाएगा ही करवाएगा, इसके अलावा जो सेल के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज है, जो भी केमिकली फंक्शन चल रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करवाता है, न्यूक्लियस। किसका काम है ये सारा, हमारे न्यूक्लियस का। In some organisms like bacteria, nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane. Such are undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. देखो अभी हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। जैसे मैंने बैक्टीरिया का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो जो इनका ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, इनके बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा और जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा, ये अलग से नजर नहीं आता, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, पूरा मिक्सिंग रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर इस तरह के सेल्स मिलते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। लेकिन जो यूकैरियोट्स है, जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर तो क्या होगा, न्यूक्लियस अलग से नजर आएगा। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से नजर आएगी। हमारे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सारी हमें सेल ऑर्गेनेलिज नजर आएंगे, जो सेल्स के अंदर ऑर्गन्स हैं, हमें हर एक पार्ट अलग से डिफ्रेंशिएट नजर आएगा। तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस रीजन है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड, हर एक पार्ट को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम यूकैरियोट्स। और जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होगा उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोला इसको, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस का नाम तो नहीं दिया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
प्रोकैरियोटिक सेल हैव लैक, एक तो आपको पता चल गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनके अंदर। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या एब्सेंट है, जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो ऑर्गेनेलिज भी इनके अंदर क्या है, वो आपकी प्रेजेंट नहीं है। जैसे किसके अंदर होती है, आपकी यूकैरियोट्स के अंदर। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलिज आर परफॉर्म्ड बाय, देखिए एक बार ये कर चुके हम सारा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, यस ये देखिए हमारा, हाँ, मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सच ऑर्गेनेलिज आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोकैरियोट्स है तो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है इनकी बॉडी के साइटोप्लाज्म के, वो सारे काम को कंट्रोल करते हैं। क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड एज द यूकैरियोटिक सेल्स। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट है, जो यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और जो बैक्टीरिया है उनके अंदर प्लास्टिक की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये किसका है, प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये इस वाले हिस्से को क्या बोल दिया गया है, न्यूक्लियड बोला गया है। न्यूक्लियस नहीं बोला गया है, न्यूक्लियड बोला गया है। और इसके बाद जो ये इसका ये कौन सा हिस्सा है, साइटोप्लाज्म है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो भी कैसी है, अनडिफाइंड या फिर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सेम वही जैसे कि प्लांट सेल के अंदर होता है, प्लाज्म मेम्ब्रेन है और उसके बाहर क्या है, हमारी सेल वॉल, दोनों प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और प्लाज्म मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। हमने न्यूक्लियस कर लिया है, हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर ली है। उसके बाद जो सेल के जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे ये था हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस हम कर चुके हैं, इसके फंक्शन कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं। अब जो इसके बीच का हिस्सा है, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, उन पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनल का एक अपना पेक्यूलियर फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो करेंगे अभी हम साइटोप्लाज्म के अंदर। तो देखिए ये बताया गया आपको, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म बोला जाएगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स, इसको हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग है ये, और सेल को हम बोलते हैं कोशिका, ठीक है। तो इन ऑर्गेनल्स के क्या है, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। सेल ऑर्गेनल्स आर अनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, जो कि हमारे यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया वायरस का। वायरस के अंदर क्या है, ना तो कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ना ही इसके अंदर कोई लाइफ प्रेजेंट होती है। लेकिन ये क्या करता है, जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, तो उसकी जो सेल की मशीनरी है उसको सेल को यूज़ करके, सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करके फिर वहाँ पे क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है ये। तो वायरस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन करता क्या है ये, इसके अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, मेम्ब्रेन लैक होती है इसके अंदर, लेकिन किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा और वहाँ पे क्या करना शुरू कर देगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया गया आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक का साइज देखिए आप, छोटा होता है, यूकैरियोट्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। जो आप ये साइन देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, न्यू बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें साइज कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद न्यूक्लियर रीजन, प्रोकैरियोट्स में हमने क्या बोला था, अनडिफाइंडेड। न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है इनका, अनडिफाइंडेड। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वेल डिफाइंडेड। इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंडेड न्यूक्लियर रीजन इन यूकैरियोट्स। क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्गेनल्स। हर एक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक तरह की लेयर प्रेजेंट है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, और उसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और हर एक सेल ऑर्गेनल का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे नाम बताए गए हैं। सबसे पहले कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्गी अपरेटस, क्या बोलते हैं इसको, गोल्गी अपरेटस। लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सारे क्या हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्ट, और जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। नाम क्या क्या बोले अभी हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और हर किसी सेल ऑर्गेनल का क्या है, एक अपना फंक्शन है, एक अपना क्रूशियल फंक्शन है। तो ये अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कि क्या क्या ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं।